नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस की श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी कार्य रचना क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने देखा है कि जो ब्लड होता है वो भोजन, ऑक्सीजन और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालता है। ठीक है, शरीर में, हमारे शरीर में वहन करता है। और हमने ये भी जाना है कि रुधिर जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, ठीक है, और इस तरल माध्यम को हम कहते हैं प्लाज्मा। जो रुधिर का तरल माध्यम होता है वो कहलाता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा का काम क्या होता है? ठीक है, इसमें कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा जो है भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, इनको विलीन करके, अपने में विलीन करके, अपने में घोल के जो है उनका वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। आरबीसीज जो होती हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, इन लाल रुधिर कणिकाओं का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, और बहुत सारे अन्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, इनका वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे शरीर को एक पंपन यंत्र, पंप करने वाले यंत्र की आवश्यकता होती है, जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके और एक तंत्र को जो या सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में कभी भी टूट फूट होती है अगर, तो उसकी मरम्मत भी हो सके। तो ये जो काम करता है वो करता है हमारा हृदय। मानव का हृदय एक प्रकार का पंप है। ये जो हृदय होता है एक पेशीय अंग होता है और ये एकदम हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, अब रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। भाई, ऑक्सीजन को एक एक सेल तक, एक एक कोशिका तक पहुंचाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको वापस ले जाना, ये काम रुधिर का ही होता है। तो दो प्रकार का रुधिर हो जाता है। एक वह जो ऑक्सीजन युक्त होता है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दूसरा वो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर। ठीक है, तो ये फुफ्फुस तक ले जाना होता है और फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय तक लाना होता है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है प्रचुर रुधिर, मतलब जो तत्व है उस शरीर के शेष निचले हिस्से में भी पंप किया जाता है। फिर ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, वहाँ से फिर लेना भी पड़ता है, फिर वापस हार्ट तक लाना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, प्रक्रम होती है, इसको हम अगर देखें तो अलग अलग स्टेप से हम समझ सकते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो होता है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से चलती है। फुफ्फुस से कहाँ पर? बाईं ओर, बाईं ओर स्थित कोष्ठ जो होता है हृदय का, बाईं ओर स्थित कोष्ठ, ठीक है, बाईं ओर जो स्थित कोष्ठ होता है उसको हम बोलते हैं बायां आलिंद। इसको क्या बोलते हैं? बायां आलिंद। आप देख रहे होंगे फिगर में, ये वाला, ठीक है। तो ये बाएं अलिंद में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से बाईं ओर स्थित कोष्ठ, बायां अलिंद जो होती है
इसमें क्या होती हैं, बायां अलिंद में आती है। सबसे पहला काम जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आती है। फिर इस रुधिर को एकत्रित करते समय जो बायां अलिंद होता है वो शिथिल रहता है, ठीक है। अब जब अगला कोष्ठ होता है बायां निलय, जब वो फैलता है तब यह संकुचित होता है और इससे रुधिर इसमें जो है स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंप हो जाता है, शरीर के अंदर रुधिर चला जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो दायां कोष्ठ होता है, दायां कोष्ठ जिसको दायां अलिंद बोलते हैं, ठीक है, दायां अलिंद, ये जब फैलता है तो शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यानी विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आता है। और जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, ठीक है, तो नीचे वाला जो संगत कोष्ठ होता है जिसको बोलते हैं दायां निलय, ठीक है, दायां निलय जो होता है इसमें ये जब फैल जाता है और फैलने से क्या होता है, रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। अब स्थानांतरित करने के बाद रुधिर को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ऑक्सीजनीकरण करने के लिए अपनी बारी पर फुफ्फुस में वो फिर से पंप कर देता है, ठीक है। तो अलिंद की अपेक्षा निलय की जो पेशीय भित्ति होती है वो मोटी भी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, ठीक है। तो जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व भी इसमें लगे होते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाल्व लगे हुए हैं। ये वाल्व जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये उल्टी दिशा में ब्लड के प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। मतलब जिस सिस्टम से जाएं उसी से आए, मतलब कहने का ये है, देखिए आप फिगर में भी स्पष्ट कर दें, ये है बायां अलिंद, यहाँ से ब्लड आया उसके बाद इसमें गया, ठीक है। इसमें जाने के बाद क्या होता है, ये आगे बढ़ता है, इसमें चला गया, महाधमनी से ऊपर जाता है। इधर क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। इधर क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऊपरी भाग से आया, ठीक है, और ये निचले भाग से आया। तो इधर से आके इसमें गया, इसमें से इसमें गया, इसमें से इधर गया, और आगे फुफ्फुस धमनियाँ होती, फुफ्फुस सिराएँ होती, फुफ्फुस धमनियों से फुफ्फुस में चला जाता है, फुफ्फुस से ये फिर छन के फिर फुफ्फुस सिराओं में आता है, फुफ्फुस सिराओं से फिर ऐसे ही फिर ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। महाधमनी से ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर। जो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं वो यही दिखाई दे रहे हैं, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, वह शरीर के ऊपरी भाग से और निचले भाग से आया। आने के बाद ये पहले आता है ये दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में क्या होता है, दाएं अलिंद से ये देखिए, ये जब पहले शिथिल होता है, ठीक है, तो इसमें भर जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जब ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है, एक सिकुड़ेगा तो एक फैलेगा, तो इसमें से ब्लड इसमें आता है। इसमें आने के बाद इससे होता हुआ फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहाँ चला जाता है, फुफ्फुस में चला जाता है साफ होने के लिए। वहाँ जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो क्या होता है, ये फिर से ये आ जाता है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में फिर क्या होता है, जब इसमें भरता है तो ये फैलता है, फैलने से क्या होता है, इसमें ब्लड इसमें से इसमें आ जाता है, यानी ये आपका है बायां नीला। बायां नीले से क्या होता है, फिर इसमें से होता हुआ ये महाधमनी से होते हुआ पूरा शरीर में फिर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो हृदय है वो ब्लड को पंप करता है। अब देखिए ब्लड जो है फुफ्फुस में पहुंचा, तो फुफ्फुस से ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलती है, ठीक है। तो हृदय का दायां और बायां बंटवारा आप देख रहे होंगे फिगर में, ये जो दायां भाग दिखाई दे रहा है और बायां भाग दिखाई दे रहा है, तो दायां और बायां का बंटवारा कैसे होता है, ये बायां भाग है, ये दायां भाग है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आधार पर होता है, यानी ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर के हिसाब से होता है, ठीक है। और ये इस तरीके से होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक में मिलने न पाए, ठीक है। तो इस तरह का बंटवारा जो है शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी
जैसे जो जंतु हैं उनमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसलिए यह जो सिस्टम होता है ये बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इनको अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए सदैव हर समय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है। और उन जंतुओं में जिनमें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, उनका शरीर जो होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम के आधार पर होता है, उस पर निर्भर करता है। जैसे जल स्थल जंतु हैं या बहुत से सरीसृप जंतु हैं, इनमें जो होता है उनका हृदय 3 कोष्ठीय होता है, ये 4 कोष्ठीय होता है। इसमें 2 आलिंद आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 निलय दिखाई दे रहे हैं। मानव का हृदय या स्तनधारी का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय 4 वेष्टनी होता है, ठीक है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है भाई। लेकिन जल स्थल चर जंतु हैं या बहुत सारे सरीसृप जंतु हैं, इनमें जो आपको हृदय मिलेगा वो 3 कोष्ठीय मिलेगा, और ये ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। मतलब अगर बिना ऑक्सीजन वाला रक्त और ऑक्सीजन वाला रक्त अगर मिल भी जाए तो उनको बर्दाश्त हो जाता है। दूसरी ओर मछली जो होती है जल स्थल चर जंतु है, मछली में के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, और यहाँ से रुधिर क्लोम में भेज दिया जाता है। क्लोम में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि जो मछली सांस लेती है मुंह से पानी लेती, ऑक्सीजन वो ग्रहण करती है पानी में घुली हुई, ठीक है, तो मुंह से पानी को लेती है और गिलों के द्वारा जो होते हैं उनसे निकालती है। तो क्लोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को शक कर लेते हैं। तो ब्लड जो होता है वो सीधे सीधे क्लोम में भेजा जाता है मछलियों में। तो क्लोम में क्या होता है, वहाँ की जो ऑक्सीजन वो शक करती है पानी से, वो उसमें ब्लड में मिल जाती है और ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद सीधे शरीर में भेज दिया जाता है। तो उसमें इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है, ठीक है। और अन्य जो कशेरुकी जंतु हैं, कार्डेटा फाइलम के जो जंतु हैं दूसरी ओर, उनमें क्या होता है, प्रत्येक चक्र में या 2 बार हृदय में जाता है, ठीक है। 2 बार हृदय में जाने के कारण ये जो परिसंचरण तंत्र है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये कहलाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि मछली वगैरह जो जलीय जंतु हैं जिनमें हृदय 2 कोष्ठीय होता है उनमें एकल परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, परिसंचरण तंत्र जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो दोहरा परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है एकल परिसंचरण तंत्र। मतलब क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जिसमें रुधिर जो है वह 2 बार हृदय में जाता है, 2 चक्र लगाता है, 2 चक्कर लगते हैं, वह दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जबकि एकल परिसंचरण तंत्र में एक ही चक्र लगाता है रुधिर हृदय में जाने में, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया एकल परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र। जब हृदय की बात चली है, ब्लड की बात चली है, तो एक चीज़ और हम जान लेते हैं, ब्लड है तो ब्लड का प्रेशर भी होता है। देखिए हमारे पूरे शरीर में ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, चलता है, और 2 तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें, आप ये भी जान लें। एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा। धमनी और शिरा। धमनियों में जो होता है वो शुद्ध रक्त रहता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजन जनित रुधिर इसमें बहता है। जबकि शिराएं जो होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिली होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन विहीन। ठीक है, ऑक्सीजन विहीन ब्लड जो होता है वह शिराओं में रहता है। तो रुधिर वाहिकाओं की जो भित्तियाँ होती हैं इसके विरुद्ध कुछ ब्लड जो है वो दाब लगाता है। ठीक है, और यही दाब हमारा कहलाता है रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। रुधिर जब वाहिकाओं में बहता है तो वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध एक दाब लगाता है, इसी को हम रक्त दाब कहते हैं। और यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब और निलय अनुशिथिलन के माने जब शिथिल होता है उसके दौरान जो है धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी पंपिंग होती है वो निलय के प्रकुंचन और अनुशिथिलन पर होती है। तो इस प्रकार से जो दाब होता है वह भी दो प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा? प्रकुंचन दाब, और दूसरा होता है अनुशिथिलन दाब। प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये सामान्य जो प्रकुंचन दाब होता है वो पारे का 120 मिलीमीटर माना जाता है। ठीक है, और अनुशिथिलन दाब होता है वो पारे का 80 mm माना जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है वह माना जाता है 120/80 mmHg, माने पारे का। ये हो गया प्रकुंचन दाब, ये हो गया अनुशिथिलन दाब। इस प्रकार से लिखा जाता है, माने एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त दाब है वो 120/80 मिलीमीटर पारे का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा होगा डॉक्टर्स जो है जब ब्लड प्रेशर लेते हैं तो मशीन जो होती है उसमें आपने देखा होगा कि एक पट्टी टाइप की होती है। उस पट्टी को हाथ में यहाँ पे लपेट दिया जाता है, उसके बाद उसको जो है मशीन से उसकी में ट्यूब एक निकली होती है, उस ट्यूब को मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। मशीन से कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, जो स्टेथोस्कोप होता है वो उसको डॉक्टर अपने कान में लगाता है, उसका जो डायफ्राम होता है उसको यहाँ पे इस जगह पे रखता है। और रखने के बाद क्या करता है, जो उसका वो होता है क्या कहते हैं पंप, उस पंप को दबाता है। तो पंप को दबाने से क्या होता है, ये जो कफ यहाँ पे लगी होती है इस कफ में एयर भरती है, हवा भरती है। हवा भरने से क्या होता है कि जो है इस पे दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से क्या होता है, खूब कस के भर देता है तो दबाव पड़ता है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा सा तेज होता है। तो यहाँ पे जो स्टेथोस्कोप रख के वो यही देखता है पॉइंट, किस पॉइंट पर हमको यहाँ पर जो बीट है, नाड़ी की जो धड़कन है वो सुनाई देने लगी, वह नोट कर लेता है। उसके बाद अंतिम पॉइंट जिस पर धड़कन सुनाई बंद हो जाती है वो नोट कर लेता है। वही एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर होता है। इसी प्रकार होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर नापा जाए तो 120/80 mmHg ही निकलता है। पारे का 120 मिलीमीटर प्रकुंचन दाब और 80 मिलीमीटर अनुशिथिलन दाब निकलता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस ब्लड प्रेशर को जिस यंत्र से नापा जाता है
उसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो रक्तदाब होता है इसको हम अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण होता है धमनियों का सिकुड़ना, ठीक है। इससे होता क्या, रक्त प्रवाह में जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कभी ब्लड प्रेशर हो गया, रक्त प्रवाह में जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा हो गया, तो हमारी धमनी जो है वो फट भी सकती है, ठीक है। और इससे इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं जो हमारे शरीर में नलिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जिनके द्वारा ब्लड पूरे शरीर में पंप करता है। तो हमने बताया आपको दो चीज़ें होती हैं इसमें, धमनी और शिरा, ठीक है। तो धमनी वही रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, लचीली होती है, ठीक है। धमनी की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी और लचीली होती है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि हृदय से उच्च दाब से ब्लड निकलता है जो धमनियों में जाता है। शिराएं जो होती हैं, शिराएं क्या होती हैं, वो विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, ठीक है। तो उनको मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। उनकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। क्योंकि रुधिर में दाब होता है लेकिन उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं, ठीक है। वो दूसरी तरफ जाने ही नहीं देते। दूसरी बात यह है कि किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी जो है आगे बढ़ के छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। इससे और महीन जाल फैलता है जिसको कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाओं से रुधिर का सब एक एक कोशिका तक रुधिर का संपर्क हो, इसलिए ये कोशिकाएं जो है महीन महीन कोशिकाएं बनती चली जाती हैं, ठीक है। और सबसे छोटी जो वाहिका होती है उसकी भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है, एक कोशिका के बराबर होती है। और रुधिर और आसपास के कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का जो विनिमय होता है इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है, ठीक है। कोशिकाएं जब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तब रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। तो इस प्रकार से रुधिर वाहिकाएं और कोशिकाएं और शिराओं का काम इसमें रहता है। अगली चीज ब्लड में एक और पाई जाती है जो होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है ये देखना है। अब नलिकाओं का जो तंत्र होता है, अगर कहीं रिसना, इनमें कहीं रिसाव पैदा हो जाए, रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? सोचिए, विचार कीजिए। मान लीजिए अगर हम घायल हो जाएं और हमारा रक्तस्राव होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, ठीक है, तो जो हमारा तंत्र है उससे अगर प्राकृतिक रूप से रुधिर का जो हानि हो रही है वो ना हो, ठीक है, वैसे होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं होती है, तो रक्तस्राव होने के कारण जो ब्लड का जो दबाव होता है उस दाब में कमी आ जाएगी। और जब दाब में कमी आएगी तो पंपिंग की प्रणाली जो होती है, हार्ट की जो पंपिंग की प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, उसकी दक्षता में भी कमी आ जाएगी, ठीक है। और इसको रोकने के लिए, यह ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और जिस समय ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होती है, तो उस स्थान पर रुधिर का थक्का बना देती हैं जिससे ब्लड को बाहर निकलना
बंद हो जाता है, ब्लड के बाहर निकलने का मार्ग जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और ज़्यादा रक्तस्राव नहीं होने पाता। इसी तरह प्लेटलेट्स के साथ साथ एक चीज़ और ब्लड में होती है जिसको हम बोलते हैं लसिका। लसिका क्या होती है? तो इसी प्रकार का एक अन्य प्रकार का द्रव होता है जो यह भी वहन में, परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है, सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक, तरल ऊतक कह सकते हैं, ठीक है। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं और ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं, ठीक है। और ये ऊतक तरल या लसिका का निर्माण कर देता है, ठीक है। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होती है, लेकिन ये रंगहीन होती है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है और फिर आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बना देती है, ठीक है। फिर अंत में क्या होता है, ये बड़ी शिरा में पहुंचता है। बड़ी शिरा में पहुंचने के बाद जो है बचा हुआ और छोटी आंत द्वारा अवशोषित जो वसा होती है इसका वहन जो है यह करने लगता है। यह काम लसिका का ही होता है, ठीक है। पचा हुआ और छोटी आंत द्वारा अवशोषित की गई वसा, इसका वहन लसिका के द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाने का काम ये लसिका ही करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मानव का हृदय किस प्रकार से हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रुधिर को पंप करता है, ठीक है, और किस प्रकार से क्या काम रहता है धमनियों का, शिराओं का, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है और लसिका का काम क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।